बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपका मेज़बान शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। जैसे कि आप मुख्तलिफ़ चैनलों पर मेरी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियो देख रहे हैं, वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त ज़ेर नसीब एक बहुत ही मेरे काबिल कदर शख्सियत और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहतरम और एक मशहूर एंकर, और एंकर ही नहीं बहुत सारे मामलात में सनियाती रखते हैं, जनाब फ़रूक मुमताज़ साहब। तो इधर आना हुआ, मुझसे मिलने के लिए आए, तो मैंने चाहा कि इनसे भी कोई थोड़े से मामलात पर बात हो जाए। तो पहले तो मैं इनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ये मेरे स्टूडियो बागवल तशरीफ़ लाए हैं और मेरे जो कारखाने इसमें, तो मैं इनको वेलकम करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और आपकी चाहत का कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मदऊ किया। मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ और मुझे आपके प्रोग्राम बड़े पसंद हैं। आप जिस तरह इलाकाई मसाइल को उजागर करते हैं, ये काबिल तहसीन है, और मैं समझता हूँ कि हर सहाफ़ी को जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम बेसिकली सहाफ़त जो है वो किसी भी रियासत का चौथा सतून होता है। तो चौथे सतून का मकसद होता है कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अपनी अवाम की सहूलियात के लिए कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम मिल के किसी ऐसे मसले को उजागर करते हैं जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन रहा है, तो ये भी एक सदका जारिया है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अजर देना होता है। मैंने बड़ा विज़िट किया है इस एरिया को, लेकिन मुझे यहाँ पे जो एक दुख वाली बात है या जो मुझे तकलीफ़ पहुँची है वो ये पहुँची है कि यहाँ गुर्बत का ग्राफ बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी और गुर्बत, और यहाँ पे बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि मैं हैरान रह गया कि मुझे पता चला कि हमारे इस इलाके की तकरीबन 1000 से अबव जो है औरतें सुबह सियालकोट में काम करने जाती हैं, जिसका मुझे उनको सुबह गाड़ियाँ लेने आती हैं, वो गाड़ियों में बेचारियाँ अपनी रोटी के टिफ़िन पकड़ के जब काम पे जाती हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पूरा दिन बच्चे उनके तरसते रहते हैं, भूख से बिलखते रहते हैं। तो उनका आज खासकर जब मौसम सरमा आता है ना, तो फिर तो रात 8 बजे वो वापस आती हैं। तो मैं चूँकि फ़रूक साहब मैंने खुद ये अपना काम किया है, तकरीबन 8 साल से मैं कर रहा हूँ गरीबी पर, बेरोज़गारी पर। तो मेरे पास एक औरत थी काम कर, उसकी तकरीबन 2.5 साल की बच्ची थी। तो वो जब मेरे पास ज़ाहिर मशीनरी काम है, तो जब वो वापस आई मेरे पास, तो कहने लगी कि भाई मुझे अपने पास रख लें, मेरी बच्ची पूरा दिन दूध से बिलखती रहती है, मैं रात 8 बजे आती हूँ और 5 बजे शाम की ज़ान होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी की ज़्यादा गरीबी है। तो आप इस पर बात करें, मुझे बड़ी खुशी है जी, मज़ीद मैं इस पर बल चाहूँगा। शेख साहब बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। देखिए एक बच्ची जो है वो 2 साल की 2.5 साल की बच्ची घर छोड़ के माँ के लिए जाना, वो माँ के लिए वो कितना उस वक्त तकलीफ़ दे अमल होगा, कितनी वो कर्म में होगी, कितनी तकलीफ़ में होगी कि मेरी बच्ची पीछे कौन उसे संभालेगा। लेकिन अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है या हमारे सियासतदान जो हैं उस पर कोई प्रॉपर वर्क करें, तो इधर अगर इस तरह की कोई बना दी जाए, कोई कारखाने बना दिए जाएं, जहाँ पे जो है वो सिलाई कढ़ाई का काम हो, जहाँ पे ये बतीक के काम हो सकें, जो औरतों से रिलेटेड काम होते हैं, तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है। और ज़ेनसी हमारे इलाके के लिए ये बहुत बेहतर है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क सियालकोट गारमेंट्स का है, सर्जिकल है, गारमेंट्स है। अगर यहाँ पर काम शुरू किया जाए तो लोगों को बहुत सारा रोज़गार यहीं मिल सकता है। वो अपने बच्चों का रोज़गार, यानी कि मजबूरियाँ तो उनकी हैं, लेकिन वो काम करेंगी तो ये नहीं होगा कि उन्हें सियालकोट सुबह सुबह जाना है। 7 बजे सूरज तुलू होता है और वो तकरीबन 7 बजे ही उन्हें जाना पड़ता है, 8 बजे आती हैं। वो जानती हैं कि वो किस दौर में से गुजर रही हैं, ये वही बंदा जानता है जो उस दौर से गुजर रहा है। इतना करब है इसमें कि ये काफ़ी बेरोज़गारी है। तो आप इस पर इतना अच्छे इशू पर बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। तो मज़ीद इस बारे में कोई आप बात बताएं जो आला काम तक पहुँच सके। पहली बात तो ये कि शेख साहब मैं आपके इस चैनल की वसातत से मैं ज़रूर ये कहूँगा, बल्कि ये मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया जाए। जो डेवलपमेंट के ढेर सारे प्रोग्राम होते हैं, जिसमें कई गांव में जो है वो सिलाई सेंटर बने होते हैं, वहाँ पे वो कपड़े सिलाई करके बुटीक्स में बेचते हैं। तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर 7 बजे का टाइम है, 7 बजे सूरज निकलता है, तो उसने बेचारी ने, किसी बीबी ने जो काम करी, उसने घर से 5:30 पौने 6 बजे निकलना है, उसने 7 बजे रोड पे पहुंचना है, तो गाड़ियों से उठाना है। अगर वो मिस कर गई है तो उसकी दिहाड़ी जो है वो मिस होगी, दिहाड़ी उसकी जाती रहती है। ठीक है, फिर वो बेचारी बोझल कदमों से टूटे दिल के साथ वापस चली जाती है कि मेरी गाड़ी निकल गई है। अब इस तरह उसने बच्चों को नाश्ता कराना है या जो भी मामलात होते हैं घर के, जो एक घरेलू औरत के होते हैं, तो इसमें यह है कि अब सारे के सारे तो जो है वो नहीं संभाल सकते।
बच्चों को नहीं संभाल सकते, पता नहीं किसके क्या हालात होते हैं। तो मैं ये आपकी वसात से ही जनाब पीएम साहब से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से ये मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वो उनके अंदर जो इस मुल्क के लिए दर्द है या इस आवाम के लिए जो दर्द है, जो इस गरीब का ग्राफ कम करने के लिए जिनके दर्द है, मेरी उनसे भी पुरजोर अपील है और आजाना अपील है कि इन इलाकों में जो है वो तरक्की के कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे जो है वो फैक्ट्रीज लगाई जाएं ताकि औरतें वहाँ पे काम कर सकें। अच्छा, इसका एक और भी नुकसान हो रहा है कि उनके बच्चों की एजुकेशन पर बहुत मनफी असर पड़ता है कि जब वो माँ जो है वो गारमेंट्स के लिए सियालकोट चली गई है तो उनको दोपहर में खाना देना और उनके स्कूल का, अगर यहाँ पे गारमेंट्स होगा तो उन्हें एक घंटा जो टाइम मिलता है रेस्ट का, उसमें वो अपने बच्चों को ला सकती हैं, ला के उन्हें खाना वाना पका के दे सकती हैं या जो भी मामला तक हो सकते हैं। इस तरह से उनके बच्चे जो हैं वो एजुकेशन से भी दूर ही हैं। तो जब एजुकेशन से दूर होंगे तो फिर माशरा, एक मौजूद माशरा हमारा कैसे बनेगा? अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। एक माँ के लिए उस वक्त बड़ा तकलीफ दे अमल होता है जब मैंने एक पिछले दिनों की बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे इसी इलाके की, कि एक औरत से मेरी मुलाकात हुई तो उसका झगड़ा हो गया था। झगड़ा जब हो गया तो उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन सबमिट कर दी गई। अच्छा, वो इस बात पे नहीं रो रही थी कि मेरे ऊपर एप्लीकेशन सबमिट कर दी गई, वो इस बात पे रो रही थी कि मैं अपने बच्चों को रिज़्क कहाँ से खिलाऊंगी। उसके अंदर ये दर्द था। फिर उसने मुझे बताया कि आज से 4 रोज़ 5 रोज़ पहले मैं काम पे गई थी तो मेरे पीछे मेरी बेटी को, 6 साल की बेटी को टेम्परेचर हो गया। मेरे वापसी आने तक वो बेचारी अधमोई हो गई थी, नेम बेहोशी के हाल में पड़ी हुई थी। मैं आके इसको डॉक्टर के पास लेके गई हूँ और रात 2 बजे तक उसको पट्टियाँ करती रही, तब जाके उसका बुखार उतरा। सो ये चीज़ें जो शेख साहब हैं, मुजफ्फर साहब, ये चीज़ें बड़ी तकलीफ दे होती हैं। हम लोग जो है ना, बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हम हर उस चीज़ को हाईलाइट करें जो दूसरों के लिए किसी तकलीफ का बायस बनती है। जिस तरह हमारे माशरे की या हमारे इलाके की औरतें जो है वो सियालकोट में जाके काम करती हैं, सुबह 7 बजे निकलती हैं, रात को 8 साढ़े 8 बजे वो घर पहुंचती हैं। वो घर को क्या वक्त देंगी? वो अपने शोहर को या अपने बीमार बच्चों को या जिसका शोहर बीमार है या किसी मसले में वो फंसी हुई हैं, तो वो कितना वक्त दे सकती हैं। इसलिए मैं आपके प्रोग्राम के चैनल के हवाले से जो है वो आपकी वसातत से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी एज एक जर्नलिस्ट जो है वो मेरी ज़रूर ये अपील है चीफ मिनिस्टर से, और बल्कि चीफ सेक्रेटरी साहिबान से भी मेरी अपील है कि मेहरबानी करके इन इलाकों में कुछ ऐसा तरक्याती निज़ाम या कोई ऐसी फैक्ट्रीज या कोई ऐसा प्रोग्राम तश्कील दिया जाए जिससे ये माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो घरों में काम कर सकें। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मोहतरम फ़रूक मुमताज़ साहब, क्योंकि ये हमारी हुकूमत चाहती है कि ये गयूर कौम बने। गयूर कौम कैसे बनेगी जब कभी छोटा बच्चा है तो उसको ज़हनी तौर पे इतने के झटके लगते हैं, कभी उसके पास जूती नहीं, कभी कपड़े नहीं, वो ज़हनी तौर पर पजल रहता है। तो उसको बाद में कहना कि वो बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी कैसे बनेगा? तो इसकी वजह जो मैं समझता हूँ फ़रूक मुमताज़ साहब, एक वजह ये भी है कि हमारे मुल्क में दौलत का, गर्दिश का निज़ाम इंतहाई नाक़िस है। किसी के पास इतना ज़्यादा है कि अरबों रुपये हैं, इसी तरह ज़मीन है तो किसी के पास कई 100 मरबे हैं, किसी के पास अपना सर के अपने मकान के लिए 2-3 मरले भी नहीं, और किसी के पास इतने भी वसाइल नहीं। बेशक गवर्नमेंट ये जो कर रही है, गवर्नमेंट कर्जे वगैरह दे रही है, लेकिन लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम कर्जा लेंगे तो किस्त कहाँ से देंगे? कि बंदा नया कारोबार करने जा रहा है, उसको नहीं पता होता कि उसका 1 माह में सेटल होना है या 1 साल लगना है सेटल होने में। तो इस तरह को कोई किया जाए कि दौलत की गर्दिश जो है वो, क्योंकि गर्दिश एक ऐसी चीज़ है दौलत की, ये कहीं भी मुजमिन होगी तो इसका नुकसान होगा। लेकिन हमारे मुल्क में जब तक ये जगीर दराना और सरमाया दराना निज़ाम कायम है तो मैं नहीं समझता इस, क्योंकि पूरे मुल्क में ही बेरोज़गारी है, लेकिन हमारे इलाके तहसील गुजरात में इसलिए ज़्यादा है कि इसको थोड़ा पीछे इसलिए रखा गया कि ये कहा जाता रहा कि ये थोड़ा बॉर्डर एरिया, हालांकि यहाँ से बॉर्डर एरिया तकरीबन काफ़ी मील दूर है। तो खुदा रहा को थोड़ा इस बारे में किया जाए। मेरे पास बहुत मेरे काबिल तमाम दोस्त और मोहतरम दोस्त जो एक दर्द दिल रखने वाले हैं, उन्होंने इस इलाके में विज़िट किया क्योंकि काफ़ी अर्से से आ रहे हैं। उन्होंने महसूस किया, देखा कि इधर इतनी की गरीबी है, बेरोज़गारी, लेकिन अपने इससे नफ्स की वजह से लोग कुछ कह नहीं सकते, खामोश हैं, लेकिन पिस रहे हैं। तो फ़रूक मुमताज़ साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर छोटे कारखाने लगा दीजिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के, सिलाई, देखो सिलाई स्कूल का एक ऐसा मसला है कि हर घर में जो भी बच्ची होती है उसके माँ बाप उसको कुछ सिखाएं ना सिखाएं, सिलाई ज़रूर सिखा देते हैं। तो इसको अगर सियालकोट के साथ अटैचमेंट की जाए या लाहौर के साथ, तो मैं इसको समझता हूँ इसको होती है CMT होती है कि कपड़ा उनका होता है,
वो कटाई करके दे देते हैं। इससे भी गरीब औरतों की तकरीबन 700-800-900 हज़ार रुपया दिहाड़ी लग जाती है। अगर इस तरह के कारखाने छोटे छोटे लगा दिए जाएँ, सरमायादार हमारे लोग वो लगा लें, या हुकूमत इस बारे में कोई तवज्जो करे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, पहले तो बात आपने ये की कि दौलत की गर्दिश की बात की है। असल में सिस्टम की ख़राबी की वजह से बहुत सारे मामला ख़राब हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि जो लोग अमीर हैं वो अमीर तरीन हैं, जो गरीब हैं वो गरीब तरीन हैं। अब ये स्टेट्स के काम होते हैं कि वो अपने गरीबों को अमीरों के साथ इस तरह अटैच करें, इस तरह का कोई लेवल बनाएं कि ताकि वो गुर्बत का ख़ात्मा हो सके। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे, कि हम शादी पे जाते हैं तो जाके हम लिफाफे में 1,000 रुपया पैक करके, तो 2,000 पैक करके, अच्छे सूट कपड़े पहन के 2 मिनट वहाँ पे बैठ के खाना खा के तो हम पैसे दे के चले आते हैं। अगर हम लोग जो है उस रवायत को थोड़ा सा पीछे करके किसी बीमार के घर में चले जाएं और जाके उसकी बीमार पुरसी करें और लिफाफे में डाल के 1000, 500, 200 उसको दें, तो मेरे ख्याल में उसकी बीमारी दूर हो जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मजाज पुरसी जब हम लिए आते हैं उस वक्त हम कुछ नहीं करते। ये शेख साहब ये बात होगी, जब तक किसी चीज़ का लेवल नहीं होता वो उस वक्त तक चीज़ ख़राब ही रहती है। अगर एक दीवार हम बनाते हैं, उसके ऊपर वो देखा होगा आपने, ममार जब बना रहा होता है तो वो लेवल निकालता है उसका। बिल्कुल सही। तो जहाँ से दीवार टेढ़ी होगी वहाँ नज़र आ जाएगा यहाँ से दीवार टेढ़ी है। अगर बहुत ज़्यादा लेवल उसने निकाल दिया है तो क्या पता वो दीवार गिर भी जाए। सो ये चीज़ें जो है ना, ये हाकिम वक्त के इख्तियार में होती हैं कि हाकिम वक्त जो है वो अपनी स्टेट्स को चलाने के लिए गरीबों, इन्हीं गरीबों की मजदूरी से, इन्हीं गरीबों के आर्थिक मेहनत से जो है वो महल भी बनते हैं, फैक्ट्रियाँ भी बनती हैं, स्टेट्स भी बनती हैं, माशरा भी बनता है। जो टैक्स भी यही लोग देते हैं। हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, अभी हमने ये बिस्कुट लाए हैं तो इसमें हमने टैक्स हमने दिया है ना। बड़े लोग बहुत कम टैक्स देते हैं। तो जब इनको फाल किया जाए, ये कारोबार कर सकें, टैक्स भी यही पे करते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी बेहतरी है जी। मैं जो पहले हमारी बात हो रही थी कि दौलत की गर्दिश, देखो सहाबा कराम के दौर में ज़कात लेने वाला कोई नहीं रहा था क्योंकि सब लेवल पे आ गए थे। इसी तरह आज ये है कि दौलत की गर्दिश जब रुकती है, जैसे खून इंसान के अंदर बॉडी में मुतहरक है, किसी जगह रुकेगा तो गिल्टियाँ बन जाएंगी, बीमारी आ जाएगी। तो जब दौलत की गर्दिश रुकती है तो उस मुआशरे में भी बीमारी आ जाती है। और सबसे बड़ी उसकी बीमारी ये होती है कि लोग गरीबी में पिसना शुरू हो जाते हैं। और गरीबी एक ऐसी चीज़ है कि मैंने सुना है कि मेरे आका की हदीस है कि ये कुफर की तरफ ले जाती है। गरीबी एक ऐसी नहीं कि बुरी चीज़ है। जब तक हम यूरोप की बात करते हैं, वहाँ पर बेईमानी नहीं होती, चोरी नहीं होती। हम ये भी देखें ना कि उन्हें हर हकूक़ हासिल है। यहाँ भी अगर वो हकूक़ दिए जाए, मैं समझता हूँ यहाँ भी काफ़ी सारे जो ये संगीन जराइम है ये कम हो जाएंगे। डेफिनेटली मैं बिल्कुल शेख साहब आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि जब आप माशरे में इस्लाहात लाते हैं ना, तो उससे बहुत सारे जराइम खुद ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जब भूखे को रोटी मिल जाएगी ना तो वो चोरी नहीं करेगा। जब बीमार को दवाई मिल जाएगी वो ठीक हो जाएगा। जब अनपढ़ को तालीम मिलेगी वो भी ठीक हो जाएगा, बाशऊर हो जाएगा। उसे समझ आ जाएगी कि मैंने ये गलत काम नहीं करना। मसाइल तब पैदा होते हैं जब आप खुद मसाइल, जैसा आपने कहा कि आपने भी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुफलसी से पनाह मांगो। गुर्बत बड़ी बुरी चीज़ है। ये इंसान को उस लेवल तक ले जाती है कि वो शिर्क कर बैठता है, बिल्कुल वो कुफर की तरफ चला जाता है। ये तो मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम की वसातत से फिर मैं एक दफ़ा हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा टू द चीफ मिनिस्टर, टू द प्राइम मिनिस्टर, ऑल ऑफ काइंड रिलेटेड दिस स्टेट। तो ये है कि मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि वो खदारा अपनी नीचे इस अवाम को भी देखें जो अपने हाथों से आपको चुनती है और हकाम वाला की सीटों तक पहुँचाती है, ताकि ये अपने लिए, ये इनके ज़हन में सोच होती है कि हमारा नुमाइंदा मुंतखब होकर आगे जाएगा, वो वहाँ पे जाके हमारे लिए जंग लड़ेगा, हम इनको इज्जत देंगे। हमारे वोटों से भी इज्जत मिलती है ना, ये पीएम से हम इनको इज्जत देंगे, ये हमें भी इज्जत देंगे, तो हमें इज्जत मिली ना। हाँ, ये देखिए वो मैं सुनता रहता था कि 99 वोट एक तरफ कास्ट हुए थे, 99 वोट एक तरफ कास्ट हुए थे। टाइम ख़त्म हो रहा था, अब ये पता चल गया था कि 99 जो है वो बैलेट बॉक्स में चले गए हैं, वोट चले गए। अब एक बुजुर्ग जो है वो अंदर इंटर होते हैं तो हर बंदे की नज़र उनकी तरफ चली जाती है, तो उनको वो दौड़ के जाके पकड़ते हैं। तो वो जब चलते जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैनू छड़ दो, मैनू पिछा आ जाओ, हूँ तुहानू मेरी ज़रूरत पै गई है।
तो मैं अपनी मर्जी ना करूँगा जो मैंने कर, जो मैंने करना अपनी मर्जी से करूँगा। तो वो एक वोट डाल के तो वो 100 वाला जीत गया था। बात ये होती है कि हम इस जिंदा माशरे में रहते हैं और हमारा इस्लामी माशरा है। हमें इस्लाम इस चीज़ की तालीम देता है कि हम अपने साथ अपने हमसायों के हकूक़ को, गरीब को, हर तरह के बंदे को साथ में ला के चलें। अगर हम इस तरह इस पे अमल पैरा होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान से गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, कानून की बालादस्ती भी होगी, इंसाफ भी होगा और कोई भी आदमी जब वो जराइम की तरफ नहीं जाएगा, नेकी की तरफ जाएगा। जी, जैसे कि फ़रूक मुमताज़ साहब भी कह रहे थे कि बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन एक बात ये देखने वाली है कि हम तो एक दो हमने ऐड किया है कि इंशाल्लाह दोनों भाई हम मिलके इस मौजू पे काम करेंगे कि जो गरीबी है हमारे मुल्क में, लेकिन हम तो फ़िलहाल अपने इलाके में कर रहे हैं, गरीबी है, बेरोज़गारी है, हम हमारी जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह अल्लाह का हम तक बात पहुँचाएँगे। लेकिन इसके साथ ये भी देखने में आ रहा है कि ये वो कौम है पाकिस्तानी जिनको पहले पीसा गया अंग्रेज़ दौर में। जब ये पाकिस्तान बना तो ये किस तरह से लुटे फुटे लोग आए, गरीबी थी, बेरोज़गारी थी। हम जानते हैं कि हमारे मुल्क को भी कुछ नहीं दिया गया, उस गाज़िब ने कब्ज़ा कर लिया हर चीज़ पर। हमें कुछ हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, जो सरकारी हमारे अहदेदार हैं उनको। मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन ये वाम तो पैसे रही है ना, तो खुदारा उन्होंने पीसा, आप थोड़ी मेहरबानी करें इन गरीब वाम के लिए कोई ऐसा कर दें। आखिर हमने भी जाना है इस दुनिया से, आपने भी जाना है। हम चाहते हैं कि अल्लाह का ज़ूर जब हाज़िर, जैसे हमारे कायद मोहतरम कायद मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि जब मैं चाहता हूँ जब मैं खुदा के ज़ूर हाज़िर हूँ तो खुदा मुझे कहे कि वेल डन जिना। बस कोई ऐसा कर दें कि गरीब के जो है ज़िंदगी जो जीवन बनी है ये बेहतर हो जाए। तो इस टॉपिक पे हम अभी यही बात करेंगे। मैं फ़रूक मुमताज़ साहब से कहूँगा कि जो गरीबी के मौजू पर हम मिलकर चलना चाहते हैं, उस बारे में थोड़ी बात कर दें। देखें जी, मैं इंशाल्लाह ताला इस पे काम करूँगा आपके साथ मिलके। मैंने बड़े विज़िट किए हैं, मैंने सारा चीज़ें देखी हुई हैं और इंशाल्लाह ताला हम जो है इनके साथ कदम से कदम मिला के हमसे जो बन पड़ा, बसीत एक जर्नलिस्ट जो है, बसीत एक इंसान जो है, पहले तो इंसान फिर जर्नलिस्ट के हवाले से हम जो हमसे बन पड़ा हम इन माओ बहनों के लिए करेंगे, ताकि हमारी बच्चियाँ दूसरे ज़िलों में जाके काम ना करें और वो अपने घर को भी टाइम दे सकें। जी बिल्कुल, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने इस टॉपिक पे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात की है।